लोग जिस चीज़ को अहमियत देते हैं या जिन लोगों को अहमियत देते हैं उनको बड़ा समझते हैं, और जिनको अहमियत नहीं देते या जिनको अहमियत कामिल नहीं समझते उनको छोटा समझते हैं। जो कौमें दूसरी कौमों पर कुछ एहसानात करती है लोग उनको बड़ा समझते हैं, और जो कौमें किसी पर एहसान नहीं करती बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है लोग उनको अच्छा नहीं समझते हैं। तालीम के अंदर मुसलमानों का ये हाल है कि ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमान यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं 5% करते हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए 2018 का जो आंकड़ा है 5.2% मुस्लिम्स लड़के व लड़कियां हों ये सिर्फ ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स करते हैं। नॉलेज वो पर है, वो विंग से याद रखिए, जिसके होने से परिंदा उड़ सकता है। ऐसे किसी परिंदे के बारे में आपने सुना जिसको पर ना हो और फिर भी उड़ता है? पॉसिबल नहीं याद रखिए। वैसे परिंदे को उठाकर फेंका जा सकता है। हमारा दीन कभी भी दुनिया की तालीम में आ नहीं है जब तक कि वो जायज़ हो, हलाल और सही चीज़ का इल्म। आज हमसे सवाल हो रहा है आप यहाँ क्यों? आपके इलाके जहाँ होते हैं वहाँ तरक्की नहीं हो पाती है, सारी गंदगी हमारे इलाकों में मौजूद होती है। ऐसे कितने मुसलमान याद रखिए। मुस्लिम स्कूल्स का क्या हाल है? बहरहाल यहाँ टीचर्स भी बैठे हैं, जो लोग यहाँ भी बैठे समझेंगे। हर मुस्लिम स्कूल का प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा मालूम, बच्चे फीस नहीं देते। ख्वाब देखिए अपने बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में। ड्रीम्स, आपके ख्वाब पर आपका बच्चा डिपेंड नहीं, याद रखिए। एजुकेशनल प्रमोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सारी चीज़ों में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिकल मामला भी हल हो जाएगा, पॉलिटिकल इशू भी हल हो जाएंगे, सब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल बिल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की लायक और ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टेज पर मौजूद यहाँ जो मेहमानान हैं और यहाँ आए हुए जो है मेरे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो टॉपिक है मुसलमानों की तालीमी जो सूरत हाल और उसका लाहे अमल, उसका सलूशन क्या हो सकता है। लेकिन जनरली एज ए स्पीकर मेरी आदत है, मैं लोगों को देखकर, मजमे को देखकर, हालात को देखकर टॉपिक्स पॉइंट्स बदलता रहता हूँ ताकि लोगों को वो चीज़ सूटेबल हो, लोग समझ पाए। जब ये तकरीर शुरू हुई थी तो मैंने देखा इससे पहले मुशायरा चल रहा था और 10 लोग यहाँ मर्द बैठे थे और बाकी पूरी औरतें दिफा चल रहे हैं। तो मैंने जब स्टेज पर आया तो मैंने तय कर लिया टॉपिक अब तालीम सिर्फ औरतों से रिलेटेड नहीं, तालीम में औरतों का किरदार क्या है उस टाइप से कुछ हम बोलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मर्द भी जमा हो चुके हैं यहाँ थोड़े बहुत, तो बहरहाल एक बैलेंस में टॉपिक लेके चलने की मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझसे पहले जो मुक़र्रिर आए उन्होंने भी तालीम के ताल्लुक़ से बात की, और उससे पहले जो फर्स्ट मुक़र्रिर आए थे सैयद मिसबाहुद्दीन साहब, उन्होंने जो है आपको माँ बाप, उनकी तरबियत, माँ का किरदार वगैरह बताया। तो मैं भी चाहूँगा औरतें यहाँ ज़्यादा तादाद में बैठी हैं, या तो माएँ हैं या तो फ्यूचर में आने वाली माएँ हैं, जाहिर सी बात। तो वो कैसी रहे, वो तरबियत में क्या चीज़ों का ध्यान दे और उम्मत ने कहाँ मिस आउट किया कहेंगे इंशाल्लाह, जिसमें पॉइंट्स मैं रखता चलूँगा बीच बीच में याद रख। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, कौमों का एक मिजाज होता है कौमों के बारे में। ये ह्यूमन नेचर है, सोशोलॉजी, मतलब ये समाजियात सबको बताएं। लोग जिस चीज़ को अहमियत देते हैं या जिन लोगों को अहमियत देते हैं उनको बड़ा समझते हैं, और जिनको अहमियत नहीं देते या जिनको अहमियत कामिल नहीं समझते उनको छोटा समझते हैं। सवाल ये कि वो क्यों कुछ लोगों को बड़ा और कुछ लोगों को छोटा समझते हैं। जो कौमें दूसरी कौमों पर कुछ एहसानात करती है लोग उनको बड़ा समझते हैं, और जो कौमें किसी पर एहसान नहीं करती बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है लोग उनको अच्छा नहीं समझते हैं। मिसाल देकर बात को और क्लियर करता हूँ। एक हैंडसेट था जो आपने बड़ा महंगा लिया, 2-2.5 लाख का लिया, उस पर गोल्ड पॉलिश भी करा ली तो 1 लाख बढ़ गया तो 3.5 लाख का हो गया, 10 लाख का बना दिया आपने, और उसके बाद वो एक दिन ख़राब होने लगा या ख़राबी पता चलने लगी, तो आप दो में से एक कोई काम करते हैं, या तो जल्दी से बेचने की कोशिश करता है कि ये सेकेंड बिक जाए, या फिर ख़राब हो जाए तो उठा के उसको रख देते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है जो अपने जिसको कहेंगे शोकेस में घर के अंदर वो पूरे पुराने मोबाइल जो बड़े कीमती और महंगे थे रखता उठा कर, ये मेरा फर्स्ट मोबाइल, ये सेकंड मोबाइल 20,000 का, थर्ड मोबाइल 40,000 का, फिफ्थ मोबाइल 1 लाख का, सिक्स? नहीं, कोई नहीं रखता है। इसलिए कि जो चीज़ बेकार हो जाती है, इस्तेमाल की नहीं होती, उसको या तो बदल दिया जाता है या तो बेच दिया जाता है, फेंक दिया जाता है याद रखिए। तो उम्मत मुस्लिमा की हालात भी कुछ इसी तरह याद रखिए। हमने अपना मुकाम खो दिया, हमने अपना मर्तबा खो दिया, जिसके नतीजे में लोग आपसे मुझसे सवाल करते आप क्यों, आप ऐसे क्यों नहीं, और फिर सवालात की लिस्ट ऐसी चल रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मिसाल को और अच्छी से समझाता हूँ इस बात को एक मिसाल से। एक कॉमन ड्रेस है, ये कॉमन कपड़ा है जो अक्सर लोग पहनते हैं नौजवान, उसको जीन्स बोलते हैं। बहुत कॉमन एक कपड़ा है, बहुत मोटा होता है,
खद्दर बोलते हैं उसको, बहुत रफ एंड टफ कपड़ा होता है, ठीक है। जो लोग जीन्स के फ़ैन हैं, जो जीन्स को जानते हैं, वो जानते हैं कि सिली हुई और साबित जीन्स के मुकाबले में फटी हुई जीन्स की वैल्यू और ज़्यादा होती है। लोग जानते हैं, जो जानते हैं। साबित जीन्स 1500 की ब्रांड है, फटी हुई जीन्स स्पेशली थाइस पर फटी हुई है, हाँ साइड से फटी हुई है, या एटलीस्ट कलर गया हुआ घस के, तो इसकी कॉस्ट हो जाती 2500 ब्रांडेड कंपनीज। क्यों ऐसा है? फटी हुई जीन्स की क्यों वैल्यू है? अच्छा, ये ड्रेस किसका है, ये कपड़ा आया कहाँ से, कौन इसको पहनता है, क्यों इसकी क्यों वैल्यू? फिर उसमें एक टी शर्ट डाल दी जाती है, टी शर्ट पे पता नहीं ABC XYZ 1 2 3 4 5 6 क्या क्या नंबर लिखे हुए, रेलवे, ये फला प्लेटफॉर्म, फॉरेस्ट्री, कुछ भी लिखा हुआ, आप पहन के घूम रहे और फख्र कर रहे हैं। ये किस कौम के, किन लोगों की अलामत है मालूम आप? कौन लोग इसको पहनते हैं? ये जो लिबास है, याद रखिए, उस कौम का है या उन लोगों का है, या वहाँ से शुरू हुआ इसका इस्तेमाल, जिसके पास अगर आप विजिट करके आ जाए, जहाँ का एक चक्कर हो जाए, तो शहर की हर दावत में उन साहब को बुलाना कंपलसरी हो जाता है। अगर बेटा है बेटी वहाँ तालीम को चले जाए, तो फिर वो ज़मीन से 1-2 फीट ऊपर ही चलते हैं, जिनी के जैसा, मतलब वो उड़ते हैं, उनको चलना जमता नहीं उसमें। अगर वो खुद विजिट करके आ जाए और उनके बाजू मैं खड़ा हो जाऊँ, तो मेरी ये फ़क्र की अलामत होता है। यूनाइटेड स्टेट्स से आए बच्चा, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये वो जाके आए यूनाइटेड स्टेट्स, कितनी बड़ी बात है ना। लोग कहाँ चले जा रहे हो, यूनाइटेड स्टेट को मजा। ये वो मुल्क है जो हमारे मुल्क के अजीज़ के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में 200 साल पहले वजूद में आया। 200 ईयर्स की इसकी हिस्ट्री है सिर्फ। तो ये कैसे हुआ, उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया? और वो ड्रेस क्या है? वो ड्रेस वहाँ के वर्कर्स का ड्रेस है, क्योंकि रफ एंड टफ माइंस में काम कर रहे, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे, डायम बिल्डिंग में काम कर रहे, सादे कपड़े पड़ जाते हैं, तो जीन्स का कपड़ा पहना जाता है। तो जब किसी मुल्क को हमने अजमत वाला समझ लिया, ऊंचा समझ लिया, तालीम याफ्ता समझ लिया, तो वहाँ के वर्कर का ड्रेस भी हम लोग ब्रांड फॉर्म में खरीद कर पहन रहे हैं। और फख्र से, किसको नहीं पता हो क्या, लेकिन पहने। फटावा क्यों चल रहा है? इसलिए कि उसका फटावा होना ही दलील है कि वो सच्चा वर्कर है। तो हम यहाँ बगैर काम किए क्यों फाड़ रहे हैं उसको? तो ये होता है जब कौमें कौमों को अहमियत देती है, तो उनको सर पर बिठा लेती है, उनके काम करने वालों का लिबास सर बन जाता है, याद रखिए। और जब कौमें कौमों को अहमियत नहीं देती है, तो जिन कौमों ने अगर माजी में, पास्ट में कितने भी एहसानात किए हो, वो आज उनकी नस्लों से पूछती, आप क्यों, आपका क्या काम है, आप यहाँ किस लिए, आपको मौका था तो आप चले क्यों नहीं गए यहाँ से? इसलिए कि हमने एक ऐसा नमूना, एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया, आज याद रखिए, जिसकी वजह से लोग हमसे परेशान हैं। अब स्टैटिस्टिक्स आप पहले अगर गिनवाओ, तो बस रोने का ही मामला है तालीम के मामले में। अगर इसको एक मुख्तसर अल्फाज में अगर कहो, तो तालीम के अंदर मुसलमानों का ये हाल है कि ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमान यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं 5% करते हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए 2018 का जो आंकड़ा है, 5.2% मुस्लिम्स, लड़के हुए लड़कियाँ हों, ये सिर्फ ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स करते हैं। और आपको अगर बताऊँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE की अगर रिपोर्ट दूं, तो 1% से भी कम मुसलमान है जो कंपनी की होल्डिंग्स रखते हैं, याद रखिए। और जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़्यादा इंडियन कंपनियां हैं, जिसमें से 1% कंपनी भी मुसलमान होल्डिंग करते। मतलब ये एजुकेशनल सिचुएशन ये 5% वाली, और इकोनॉमिकल सिचुएशन 1% से भी लेस वाली। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां लिस्टेड नहीं जिसके ओनर मुस्लिम्स हो, जिसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स मुस्लिम हो, नहीं मौजूद ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ है। और इकोनॉमी का ताल्लुक भी तालीम से है, एजुकेशन से है। पॉलिटिक्स का ताल्लुक भी इकोनॉमी से है, और जॉब का ताल्लुक भी, याद रखिए, तालीम से है। और दुनिया में वक़ार का जो है, जिसको इज्जत और मर्तबा भी तालीम से ही होता है, याद रखिए, एकदम नेचुरल चीज़ है। तो आज के ज़माने में याद रखिए, नॉलेज जो है वो पावर है, नॉलेज वो पर है, वो विंग से, याद रखिए, जिसके होने से परिंदा उड़ सकता है। ऐसे किसी परिंदे के बारे में आपने सुना जिसको पर ना हो और फिर भी उड़ता है? पॉसिबल नहीं, याद रखिए। वैसे परिंदे को उठाकर फेंका जा सकता है, वो उड़ नहीं सकता है, लेकिन वो आकर गिर जाता है ज़मीन के अंदर। तो नॉलेज पावर है। आने वाले दौर में आपको हथियार नहीं चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और आज की दुनिया में मिसाल, अमेरिका क्यों इतना आगे है, क्यों दुनिया का माँ बाप बन के बैठा है? वो सिर्फ तालीम, एजुकेशन, उसने पावर गेन कर लिया। और इतना पावर कि वो जहाँ चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी चाहे लागू भी कर सकते हैं, जहाँ की डेमोक्रेसी पसंद ना आए तो वहाँ कुछ और भी कर सकते हो। सारी चीज़ें इस तरह हैं। ये किस बेसिस पर? ये नॉलेज है, ये तालीम है, ये एजुकेशन का पावर है, याद रखिए, जो हम लोग, याद रखिए, भूल गए हैं। हमें इस मामले में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए, इस बात को हम समझते हैं, याद रखिए, क्या मुसलमान दीन की वजह से तालीम में पीछे? एक सवाल आता है। कल एक साहब मुझसे मुलाकात करने आए थे, डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ था,
तो मुझसे पूछने लगे वो क्या मुसलमान दीन की वजह से नहीं, मुसलमान चूँकि मजहबी होते हैं वगैरह, तो क्या इसकी वजह से पीछे तालीम में? तो मैंने कहा तालीमी हालत मुसलमानों की दीन और दुनिया की क्या है। अब दुनियावी हालत तो आपने सचर कमेटी की रिपोर्ट है, वो मैंने आपको दे दिया, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या आया था 2006 में है, और उसके बाद भी और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने ऐसी रिपोर्टें याद रखी निकाली, वो उसका वक्त नहीं कि वो आपके सामने रखूँ, लेकिन उससे आपकी तालीमी पसमानदगी तो वहाँ पता चल गई। मुसलमान दीन में भी आगे नहीं, अगर वही कह रहा दीन की वजह से तालीम में पीछे है तो दीन में कहाँ आ गए? अभी दीनदारी का क्या हालत है या दीन की क्या हालत है? दो मिसालें बहुत छोटी है, मुल्कों के शहरों के शहरियत के नाम नहीं लूँगा मैं अब। दीनी हालत क्या है? एक वाक़या बड़ा मशहूर है, एक साहब ने मुझे सुनाया जिनके सामने ये वाक़या हुआ। दो औरतें तवाफ़ कर रही है काबा का, और तवाफ़ करते करते एक दूसरे से बात कर रही हैं। ये साहब पीछे चल रहे हैं, रश का मामला है, हज का वक्त है, तो वो बहुत मुश्किल होता है डिस्टेंस बनाना। अब वो सब एक के पीछे एक बिल्कुल चल रहे हैं लोग। तो एक औरत ने दूसरी औरत से सवाल किया, सवाल करके पूछा, आई वहाँ ये काले डब्बे में क्या है? ये क्वेश्चन था उसका, ब्लैक बॉक्स, एकदम प्लेन उसने कहा उर्दू में, ये काले डब्बे में क्या है? तो दूसरी ने कहा तुमको नहीं पता, मतलब इसको पता है। हाँ इतना सिंपल, तुमको नहीं पता क्या है? तो कहा अल्लाह जाने की खबर है। नौज़ बिल्लाह उसने क्या कहा? अल्लाह ताला की मज़ार है खबर। ये अल्फाज उसने अदा किए। ये हुआ दीनी इनका 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 लाख खर्च करके हज को जा रहे हैं और बेसिकली तौहीद का अकीदा नहीं पता है, ये हाल। दूसरी मिसाल एक उम्रा की हाल में बिल्कुल हुआ था। दीनी इल्म का क्या मामला है वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तौहीद से मुताल्लिक़ मामला था। अब दूसरा है वो तवाफ़ के लिए कुछ लोग आए, अब वहाँ उनको पुलिस ने रोक लिया, सऊदी पुलिस ने। अब वो परेशान है तय करने में कि इनको अंदर जाने दिया जाए नहीं जाने दिया जाए। चूँकि वो बाल के एतबार से इतने बड़े बाल है और एहराम के एतबार से मर्दों जैसा एहराम बांधे हुए। अभी है तो कौन है? अगर ये मुखन्नस है तो भी उनके फीचर्स पूरे औरतों वाले हैं, तो उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती कैसे कपड़ों में जाए। जब तहकीक की गई, वो ज़बान बोलने वाले लोगों को लाया गया, जब उन्होंने ज़बान में बात की तो पता चला वो औरतें थी, उनको पता नहीं था, उनको लगा एहराम सबके लिए होता है, औरतों ने भी एहराम बांध लिया। दो कपड़े जो चादरें होती है मर्दों की जैसी, ऊपर एक चादर और नीचे एक चादर। एक और वीडियो वायरल आपने देखा होगा, एक साहब उम्रे को चले गए, वहाँ पानी नहीं है तो वो तैमूम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, तैमूम का तरीका, उन्होंने एक पिलर के पास गए, पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और नल खोल रहे हो, फिर पानी आना चालू होगा उसमें से, कोई नल नहीं है वहाँ, और एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा, पूछ रहा पानी कहाँ है इसमें, और वो पूरा जल्दी जल्दी करो इसके, चलो जल्दी स्पीड से, तो सब लोग डाल खोल के जल्दी ये 3 कुलियाँ नाक में 3 पानी, और बाद में हो रही है तयम्मुम है, ये तयम्मुम है। ये दीन का मामला, ये पीक है, पिनाकल है, लाखों रुपया खर्च करके पहुंचाए वहाँ, और यहाँ उसकी ये हालत है, बेसिक्स की ये हालत। अब दुनियावी तालीम के लिए सचर कमेटी रिपोर्ट मौजूद है, तो तालीम याफ्ता कहाँ दीन में भी हम आ गए हैं। जो हम कह रहे हैं दीन वजह बनी हमारी दुनिया में पीछे रहने की, नहीं, हमारा दीन कभी भी दुनिया की तालीम में आ नहीं है जब तक कि वो जायज़ हो, हलाल और सही चीज़ का इल्म हो, सिवाय कुछ उलूम जो हराम शरीयत ने करार दी, जादू का हो गया वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उमूमी तौर से इस्लाम किसी इल्म के खिलाफ नहीं है, याद रखें। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से छोटे छोटे कुछ वाक़यात देता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के तालीम के। आइए पहला वाक़या सुनिए। पहला वाक़या इस तरह से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर होती हैं, उसके बाद पकड़े जाते हैं लोग, तय होता है कि इनको फिदिया, कैदियों को पैसा लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। जो कैदी पैसा ना दे पाए उनके लिए क्या किया गया? मशहूर वाक़या ये कहा गया कि 10-10 मुस्लिम बच्चों को इल्म सिखा दे, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। सवाल ये, मुशरिकीन मक्का ने कौन सा इल्म सिखाया हुआ 10-10 मुस्लिम बच्चों को? कुरान, सुन्नत, क़िरात नहीं, इन्होंने सिखाया इल्म हिंसा, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, रास्ते देखने का इल्म, मतलब रातों में कैसे चलना, सितारों के जरिए रास्ते कैसे फाइंड करना वगैरह वगैरह, यही वो लोग होंगे, या लिखना पढ़ना ही सिखाया हो, और उसके बाद उनकी रिहाई होगी। तो ये दलील है इस चीज़ की कि अल्लाह के रसूल ने दुनियावी इल्म से हमको बिल्कुल नहीं रोका। दूसरा वाक़या याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचते हैं। मदीना पहुँचने के बाद सहाबा झाड़ों पे ग्राफिटिंग, मतलब कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं अलग अलग, जिन डिज़ाइन से पॉलिनेशन होता है, कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। अब वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचते आप कहते हैं इसको रुक जाओ मत करो, सहाबा नहीं करते हैं। उस साल फसल अच्छी नहीं आती, फिर वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल फसल अच्छी नहीं आई और आपने हुक्म दिया था ना करो, तो आपने क्या फरमाया सुनिए, ये दुनिया का मामला है, तुम इसमें मुझसे बेहतर जानते हो तो अब करते रहो। पहले रोका था शायद किसी अकीदे की वजह से बना रहे हो डिज़ाइन वगैरह, लेकिन जब पता चला अकीदा नहीं था, ये तो पॉलिनेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, तो काफ करते रहो। तो यहाँ आगे एक टेक्नोलॉजी थी, आपने कहा कंटिन्यू करो उसको। तीसरा वाक़या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि जो आप बादशाहों को खतूत लिखते हैं, लेटर्स, तो वो बगैर स्टैम्प के इसको कबूल नहीं करते हैं। तो कहा ठीक है, मेरे लिए एक अंगूठी बना दो। आपके लिए चांदी की अंगूठी बनाई गई, उसमें एक जो आपसी नगीना था, उस नगीने पे लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिस्टम मारते थे, मतलब एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन मांगी गई, आपने कहा मैन्युफैक्चर कर लो, उस चीज़ को बना लिया जाए। इसी तरह चौथा वाक़या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आते जो है ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि यहूदी आपसे ख़त किताबत करते, लेटर्स लिखते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी और वो कहते हैं 1 महीने से पहले मैंने लेटर्स में सेंटेंसेस लिखना और कम्युनिकेशन करना उस लैंग्वेज में सीख लिया और मैंने उसमें ख़त किताबत की, मतलब न्यू लैंग्वेजेस लर्निंग की इजाज़त थी। अरबों को अरबी बहुत अच्छी आती है, वो मशहूर शायरा मतलब शायरी आती थी, अदब आता था, लेकिन वो वर्बल था, सारी चीज़ें रिटर्न नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने लिखने का सीखने का, और मैं जानता हूँ लिखना पढ़ना रीडिंग तो बेसिक्स है ना किसी लैंग्वेज। तो यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साइंस, किसी टेक्नोलॉजी, किसी मैन्युफैक्चरिंग, किसी अच्छी चीज़ नाफिल चीज़ से हमको और आपको नहीं रोका। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल आया है, बिल्कुल सामने हमारे यहाँ। लेकिन क्या बात है फिर भी हम मुसलमान पीछे हैं, क्या बात है हमने क्यों नहीं समझा? ख़वातीन मेरे सामने बैठी है, क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी किसने कायम की? वो कौन था? वो कौन सा शख्स था, पता है आपको? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई, जो कि कमोबेश आज से 1100 साल हो रहे हैं उसको। ये पहली यूनिवर्सिटी कायम है, किसने कायम की? उस खातून का नाम था फातिमा अल-फहरी, जिसने फेज़ में एक यूनिवर्सिटी खोली, जो कि मराकश का एक शहर था, याद रखिए, अपने वालिद के नाम से सदक़े जारी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ क़रावीन। और वो यूनिवर्सिटी का एजाज़ हासिल है कि वो जिस दिन से बनी थी उस दिन से लेकर आज तक कंटिन्यूसली रन हो रही, कभी रुका नहीं उसके अंदर तालीम का सिलसिला। तो गोया ये वो यूनिवर्सिटी है जो तकरीबन 1100 साल से कंटिन्यूसली नॉलेज इम्पार्ट कर रही है। ये ऑक्सफोर्ड से भी कई सौ साल पहले है, कैम्ब्रिज से भी कई सौ साल पहले, और दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से कई सौ साल पहले, अजहर से भी ये पहले बनी, याद रखिए, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी। ये किस चीज़ का नमूना है? ये किस चीज़ की दलील है कि इस्लाम ने आपको नहीं रोका दीन और दुनिया का इल्म हासिल करने से, हमको वो भी इल्म हासिल करने का हुक्म दिया, याद रखिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का अगर आप दौर लेने, ताबईन, तबा ताबईन और उसके बाद के दौर, उन लोगों ने अल्लाह का नाम लिया, जो कुरान में अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से इसने पैदा किया। तो उन लोगों ने अल्लाह का नाम लिया, हर नाफे इल्म को पढ़ लिया, हर नाफे जो बेनिफिशियल नॉलेज था उन्होंने गेन कर लिया, हर फील्ड और फंड में आगे बढ़ गए, याद रखिए। कोई भी आप फील्ड बताइए, याद रखिए, इतने आगे, कितने जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपने सुना होगा एक अल-जज़री नाम के एक साइंसदान गुजरे, याद रखिए, एक इंजीनियर थे, याद रखिए, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की जो हमको याद नहीं आती है, लेकिन वो बेसिस है। और ये मैं कोई हाइपोथेसिस, मुसलमान ऐसा बोलते नहीं, ये इसका बेस है। क्या आप समझते हैं 17वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप में एक रेनेसांस आता है, यूरोप अपने आप को तब्दील करता है, मजहब को उठाकर फेंक देता है और जदीदियत की तरफ टेक्नोलॉजी, साइंस, फैक्ट्रीज बनती, याद रखिए, और पूरे दुनिया में कोलोनिज्म वो कायम कर देते हैं। मतलब ये जो जाकर कॉलोनिया, मतलब कोलोनिज्म क्या होता है, आप जाकर दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इन्होंने ये थोपा, अपना जिसको कहेंगे मजहब थोपने की कोशिश की, अपना कल्चर थोपने की कोशिश की, ठीक है। तो ये कॉलोनियल एज में चले गए अचानक। सवाल ये इंडस्ट्री एज आया कहाँ से उनके पास? क्या चीज़ थी कि अचानक इंडस्ट्रीज बन गई उनके पास? नहीं, कुछ ना कुछ तो इससे पहले हुआ। और वो क्या हुआ था? अल-जज़री के कई तजुर्बात और कई इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन था क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? वो क्या करता है, आप क्रैंकशाफ्ट जो है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में तब्दील कर देता है। कोई चीज़ घूमती है, उस घूमने से एक उसको लीनियर मोशन नहीं होता, वो राउंड होता है, तो उसको एक क्रैंकशाफ्ट डेवलप किया, जो कि आपके पिस्टन होता है गाड़ी में, उसके नीचे एक शाफ्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। पर नीचे वाला मशीन गोल घूमती है और ये सीधा उसको लेके चलता है, ये होता है। ये बुनियाद हर मशीन की आदत, तो ये ऑलरेडी मौजूद था वहाँ। इन्होंने मुसलमानों की, जिसको कहेंगे ये विरासत मौजूद थी, जो वो अपने इलाकों में और बड़े बड़े कारखाने मुसलमान ऑलरेडी चला रहे थे। यूरोप ने इनसे सीखा। सिर्फ यूरोप को प्रॉब्लम ये था कि यूरोप के पास जब तक वो लोग अपने मज़हब को नहीं छोड़ेंगे, उनको पता था हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि चर्च उन पर इतने साइंसेस लागू करता था जिसकी कोई इंतहा नहीं। गैलीलियो ने दुनिया गोल कहा तो क्या हुआ उसके साथ आप सब जानते हैं, तारीख में सारी चीज़ें दर्ज है, लिखी हुई हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मज़हब को छोड़ा और फिर उनके पास रेवोल्यूशन आया। मुसलमानों को भी लगा अच्छा हमको भी आगे बढ़ना है तो शायद ये करना पड़ेगा, मज़हब को छोड़ना पड़ेगा तो आगे जाएंगे। मज़हब को जब छोड़ा तो हम दीन में भी पीछे हुए और दुनिया में भी पीछे हो गई आदत। तो लिहाजा अल-जज़री है, इब्न अल-हैसम है, इब्न सीना है, इब्न रुश्द है, अल-गज़ाली है और अल-बिरूनी है, और कितने नाम मैं आपको ले सकता हूँ। सिर्फ मैं आपको किताब का हवाला देता हूँ, कभी जाए तो नेट पर देखे। इब्न नदीम ने किताब लिखी थी, इसका नाम अल-फ़हरिस्त। अल-फ़हरिस्त क्या, उन्होंने खाली
किस मुसलमान साइंसदान ने किस इलाके में क्या काम किया, उसकी खाली लिस्ट लिखी कि अलबिरुर ने फला किताब लिख दी, फला ने ये किताब लिख दी, खाली लिस्ट चल फहरिस्त। तो अल फहरिस्त के अंदर पता नहीं कितने हज़ार किताबों का तस्करा किया, जिसमें से चंद सौ ही बहरहाल बाकी और मिली आज तक। तो हज़ारों किताबें मुख्तलिफ फ़न और फील्ड्स में मुसलमान ऑलरेडी लिख चुके थे। याद रखें, ये हमारी विरासत है, याद रखें, ये असासा था। और आज हम कहाँ होते, हम दुनिया की ज़रूरत थे। लोग हमारी तरफ देखते थे कि आप आए। आपने क्या लगता मुसलमान अंदलूस में यूँ गए थे कि उनको बड़ा मज़ा आ रहा था दुनिया पे रूल करने के? नहीं, अंदलूस में ऑलरेडी वाइकिंग, स्पेन जिसको आज कहते हैं, स्पेन एंड पोर्तुगल, आइबेरियन पेनिनसुला जिसको कहते हैं, इसमें 2 मुल्क याद रखिए बड़े बड़े। यहाँ के लोगों ने कहा कि वाइकिंग्स और इनके टैक्सेशन, इनके जुल्म से परेशान है, आप आइए, आपके पास खेती बाड़ी का निज़ाम है, आपके पास ज़बरदस्त सिस्टम है, आपके पास टैक्सेशन में रिलीफ है, सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है, बाकी सब माफ़ है हम लोगों को, फुला फुला, आप आइए। दावत दी गई, कौमों ने कबूल किया, आपको बुलाया। आज हमसे सवाल हो रहा है आप यहाँ क्यों? आपके इलाके जहाँ होते हैं वहाँ तरक्की नहीं हो पाती है, सारी गंदगी हमारे इलाकों में मौजूद होती है। कभी ट्रैफिक सिग्नल रख जाए और कोई रुक जाए तो दूसरा हंसता है कि ट्रैफिक सिग्नल पे रुक रहा है। मियाँ भाई कभी रुके क्या ट्रैफिक सिग्नल पर आज तक? ये मिजाज है, बिल्कुल ये मिजाज है हमारा, हर चीज़ का कचरे का मिजाज, कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करने का मिजाज, सोशल ये रहकर ग्रुप में रह के काम नहीं करने का मिजाज, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को तो हम मानते नहीं दूर तक। हालांकि हमारा दीन सिर्फ इत्तेफाक भी तालीम दे रहा। नमाज इज्तिमाइयत में हो रही, रोज़े की शुरुआत इज्तिमाइयत में होती। हर शहर में 4-5 टाइम नहीं होती शुरुआत के और ख़त्मे की, एक टाइम शुरू एक टाइम ख़त्म। नमाज होती है तो अगर 1:30 बजे जमात है तो 1:29 और 50 सेकंड भी हो तो जमात खड़ी नहीं होती, खाली इमाम साहब खड़े हो जाते, सफ़े सीधी होती है। जब वो होता है 1:30 तो फिर होती है इक़ामत। इतना नज़्म और इतना ज़ब्त, यानी कम्युनिटी के अंदर आते की मतलब हाल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, समझदारी का लेवल क्या है। अब मैं आपको मिसालें दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। एक बड़ी दावत है हमारे पास, 10 लाख का खाना है, लेकिन 5 रुपए की साबुन आपको नहीं मिलेंगे। आई एम डैम श्योर, मैं यकीन से बोल सकता हूँ आपको, डैम श्योर कि आपको 5 रुपए की साबुन वहाँ नहीं मिलेगी। और आपको जो काम करना पड़ेगा वो ये है, फिर या तो दीवारें हमारे लिए बन जाती है, फिर टॉवेल, या फिर लोगों से हाथ मिला कर हम खुशी से आइए चलिए आइए चलिए, ये हमारा। और कौमें देख रही है हमको, यार ये क्या इनके हालात है, कैसी कौमें अजीब व गरीब। सोचते नहीं होंगे ना कभी यार 10 लाख का खाना, जब 5 लाख की 5 रुपए की साबुन शायद इनके मज़हब में हराम है इस्तेमाल करना, बोल के बेचारे नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं रख पाते हैं। देखिए अब यार, तो ये हालत हो गई, ये सोच हो गई, ये लेवल हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपसे अपील करूँगा, वजूहत कई हैं याद रखें, कई वजूहत हैं, हम उसको एक फहरिस्त बना सकते हैं याद रखें। लेकिन एक अहम वजह जो मैं आपको आज बताऊंगा, क्या है मालूम आपको? अहम वजह ये याद रखिए, हमने इसको अहमियत देना छोड़ दिया, बस मसला ये, इंपॉर्टेंस हमने नहीं दिया। हमने इंपॉर्टेंस किस चीज़ की दिया मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा जो आपके घर में, या बच्ची पढ़ाई की उम्र को आ चुकी है, उसकी फीस भरने के लिए आपको समझे नीट कर रही है, JEE का एग्जाम दे रहा है, वगैरह वगैरह कर रहा है, 30,000, 40,000, 60,000, 65,000, 1 लाख रुपया है, आपके पास उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन ये वही घर वाले लोग हैं जो हैंडसेट आईफोन लेने के लिए 1,50,000 जमा करने वाले हैं। क्योंकि वो जब निकलेगा कटावा से जेब से, तो आपका एकदम इज्जत बढ़ जाएंगी, फरिश्तों के पास मुकाम बढ़ जाएगा, जन्नत में दाखिला जल्दी मिलने वाला उसके ज़रिए से, उससे कई दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई से क्या होने वाला बताइए? सिर्फ एक बच्चा पढ़ेगा, मैं बोलता हूँ उस बच्चे को पढ़ाओ, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ेगा तो 10 फ़ोन ख़रीद के ला लेंगे, इससे अच्छे ब्रांड्स। समझ, अहमियत नहीं दी हमने। ऐसे कितने मुसलमान याद रखिए। मुस्लिम स्कूल्स का क्या हाल है? बहरहाल यहाँ टीचर्स भी बैठे हैं, जो लोग यहाँ भी बैठे समझेंगे। हर मुस्लिम स्कूल का प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा मालूम, बच्चे फीस नहीं देते। ये कौन बच्चे मालूम? 4,000 का शूज़ पहनते हैं, ब्रांडेड शूज़। ये वो बच्चे हैं जो 2,000 की घड़ी पहनते हैं। ये वो वालिदैन जो एक ईद के ऊपर जो 4-4 हज़ार के जोड़े, पता नहीं ऊपर के उसको क्या बोलते हैं, नीचे का क्या है, उसका टोपी पता नहीं क्या है, उसके टाइप है उसका, 4-4 हज़ार की है। लेकिन इनके लिए सालाना फीस 18,000 नहीं होती पे करना, जो इनके मोबाइल रिचार्ज से भी कम होगा इसका चार्ज। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो घर में ला लिया बच्चों को खेलने के, उससे भी कम है। प्रेफरेंस, तरजीहात बदल दी हमने, अहमियत नहीं थी। लिहाजा आप एजुकेशन के लिए 10,000 बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके लिए एप्लीकेशन देंगे अपन, इसके लिए अपन स्कीम ढूंढेंगे, कहाँ फ्री मिलती है, कौन देता है, बम्बई से लाना है तो वहाँ से जाके लाएंगे। ये इतनी 4-4 स्कीम ले रहा है, फिर फुला से 30,000 की स्कीम, इससे 25,000 की उसकी पर, इससे गाड़ी खरीद रहा है, इससे फुला कर रहा है, इससे पान बीड़ी हो रहा, इससे ये हो रहा, और कुछ तो पढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ स्कीम से ले रहे हैं बेचारे। ये हाल है, मतलब वो भी खैरात में हो रहा है सारे। लेकिन ये जूता खैरात में आपने नहीं लिया, आपने घड़ी खैरात में नहीं मांगी, चश्मों के ब्रांड्स आपको मालूम है, इतना बारीक लिखा हुआ होता है ना, पढ़े नहीं जाता, वो भी आप जूम करके देख लेते हैं।
खवातीन में तो माशाअल्लाह जो जिसको कहते हैं ना नज़र माइक्रोस्कोपिक, एक गोड जिसके अंदर 150 नग है उसमें से एक टिचावा दिखता है उनको, क्रैक्ड वन। ये देखो वो बाजी ने पहने थे ना एक 30 के 150 नग में से 30 है, लेकिन एजुकेशनली वो गिरावट बच्चों में नजर नहीं आ रही कि कहाँ जा रहे बच्चे हमारे, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं यार, ये कैसा होगा आगे, अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, क्योंकि दीन दुनिया दोनों की तरबियत नहीं है उनको। और जिसने थोड़ा बहुत एजुकेशन ले लिया तो तकब्बुर का वो हाल कि बस मतलब वालिद चाह रहा है कि मेरा बच्चा एमबीबीएस में तो मुझे सब लोग खड़े हो जाना दरज भी हो तो मुझे जगह देना बैठने के लिए। इसके लिए ये मगर आपको किब्र की तरफ ले जा रहा है तो ये तो आपको उसने बर्बाद कर दिया आपके अंदर। ये नॉलेज नहीं बात कर रहे हैं हम, इस तालीम की बात नहीं कर रहे हैं हम। वो तालीम जो आपको वाकई में एक इंसान बनाए, जो दूसरे इंसान के साथ कैसा रहना वो जानता और समझता हो, ये मकसद है तालीम का। फिर हलाल रोज़ी भी आएंगी, फिर उससे खैर भी आएगा, उससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, उससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आएगा, उससे सारे फ़ायदे होंगे अंदर। तो हमने तरजीहात प्रेफरेंस छोड़ दिया। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। औरंगाबाद वालों को मिसाल मैं बहुत अच्छी दे सकता हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आइए मिसाल देता हूँ। समझ लीजिए तरजीहात का क्या वो होता है। आप बोल रहे यूनिवर्सिटी कौन डालेंगे, कॉलेज कौन डालेंगे, पैसा किसके पास है, स्कूल कहाँ से डालेंगे, स्कीम कहाँ से लाएंगे, टेक्नोलॉजी के फला इंस्ट्रूमेंट फला कॉलेज के अंदर 1-2 करोड़ की तो मशीनें आ रही। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो सब आपकी इंशाल्लाह करोड़ 2 करोड़ तो आपको ईच नज़र आएंगे मेरी इस मिसाल के बाद। मुसलमान औरंगाबाद माशाल्लाह की अच्छी तादाद में 1 लाख लड़कों और 1 लाख लड़कियों की शादी करना है आप लोगों को। कितने सिर्फ 1 लाख बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो कहीं गुना, लेकिन 1 लाख लड़कों की शादी होना 1 लाख लड़कियों से ऐसा तय पाया है। और एक आदमी, एक फरीक मतलब एक पार्टनर, मतलब लड़के वाले बोल रहे कि हम 1 लाख खर्च कर रहे हो, लड़की वाले भी समझे 1 लाख खर्च कर रहे हो। और 1 लाख बोले तो ये तो घटिया, बेकार, नाकिस, हलकट लोगों की शादी है। 1 लाख तो खर्च करता है जा, 1 लाख तो सिर्फ हॉल लेने में लगता है, 50,000 का तो सिर्फ उस दिन का जोड़ा आता है, 25,000 का तो मेकअप होता है, दूल्हे साहब भी 5,000 में बाल खड़े करके आ रहे हैं उस दिन, वो तो उतना है। ये तो हाली की एकदम नाकिस। 1 लाख रुपीज़ कौन खर्च करने वाला? 1 लाख लड़का, लड़की वाले भी 1 लाख खर्च करने वाला है। ये बहुत ही गरीब और फ़कीरी वाली शादी में। तो 2 लाख लोग 2 लाख रुपये खर्च करने वाले। अब 2 लाख को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा। 10 वाले कैलकुलेटर में हिसाब नहीं आएगा, 12 करना, 12 कर लो आप तो फिर आपको आ जाएगा कैलकुलेशन 12 का। इतना पैसा सिर्फ किस में खर्च होने वाला है? शादी में। तरजीहात आपने अहमियत नहीं दी, बताइए रुपया क्या कर सकता है, आप सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 50 स्कूल और सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ चल जा सकती भाई इसमें। ये हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे फिर पैसा क्या कैसे आएंगे? नहीं, पैसा रोटेट होता है, आज बदलता है ना, उस हिसाब से इकोनॉमी होती है, वो ओवरऑल लिया जाता है ऐसा। तो अगर हमारे तरजीहात बदल जाए, अच्छा मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इतना पैसा है कि किसी मस्जिद और किसी मदरसे को दहाइयों तक चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिकट्स 10 साल तक चंदे की जरूरत नहीं, सब उनकी तनख्वाह इमामों की बोला मस्जिद 5 स्पॉट से बनने लगेंगी। अभी कैसा होता है, खाली मैदान है, 2-4 साल लेके कोई नहीं आ रहा, रमजान में तरावी शुरू कर दो इस पर। फिर वो बात क्या हो रहा है, भाई मेरा प्लॉट था वो अल्लाह के लिए डोनेट कर देता हूँ, अरे भाई मैंने बच्ची के लिए लेके बैठा, मैंने बच्ची के लिए लिया, फिर वो डिस्प्यूट हो रहा है और फिर वो देखो अल्लाह की मस्जिद को जगह नहीं दे रहे हैं, ऐसा लूट की मस्जिद लेते आप किसी की। या फिर सोसाइटी के 20% ओपन स्पेस में बच्चों के ग्राउंड के अंदर एक तरफ बना दो मस्जिद, फिर धीरे धीरे मस्जिद इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे रास्ते पे खेल रहे हैं, मस्जिद ग्राउंड में बन गई पूरी। क्या अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को पसंद करेंगे? ऐसे खैर ये कि जो चीज़ किसी और के लिए थी उसको आप ऐसे नाम दे के मसाजिद खाली स्पेस में बना दे रहे हैं, डिस्प्यूटेड लैंड से बना दे रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, तो इतना पैसा है। तो तरजीहात का मसला है, प्रेफरेंस का। आप बहरहाल हमको क्या करना होगा, पहले अपनी तरजीहात को बदलना होगा, याद रखिए। मैं कम्युनिटी के बारे में एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जो कुछ पर्सन है इंडिया के अंदर, लेकिन एजुकेशनली जो उन्होंने वर्क किया, हर शहर के सबसे बेस्ट स्कूल उनके होते हैं। और वो कौन सी कम्युनिटी है? हमारे ईसाई भाई, क्रिश्चियन। औरंगाबाद के सबसे स्कूल के नाम ST से शुरू होते होंगे, शॉर्ट फॉर्म में सेंट फुला, सेंट फुला, सेंट फुला और सेंट फुला। बेस्ट एजुकेशन, चीपेस्ट एजुकेशन, दोनों है इसके अंदर, कहीं तो फ्री भी है इनके। तो कैसे कर पाई? उन्होंने अपनी तरजीहात ये रखी कि नहीं, प्रेफरेंस ये, शादी ब्याह सब होते रहेंगे, तालीम में आगे रहोगे तो ये सब भी होते रहेंगे, सब हम यही करते चले हैं, तालीम में पीछे हैं। तरजीहात को बदलो, तो अपनी तरजीहात को हम बदलें। और आखिरी बात बहरहाल कहूँगा, वक्त काफ़ी हो चुका है, लोग जाना भी चाह रहे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। मैं औरतों से जहाँ बैठी माएँ, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा। मेरी एक अपील होंगी, अपील क्या है बोल रहा हूँ,
ख्वाब देखिए, ख्वाब, ड्रीम्स बोलते हैं ना, ख्वाब। ख्वाब देखिए अपने बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में। ड्रीम्स, आपके ख्वाब पर आपका बच्चा डिपेंड नहीं, याद रखिए। कैसा ख्वाब देखते हैं आप, ख्वाब देखिए उनके बारे में। और जब आप ख्वाब जागते हुए देखेंगे ना, अनथक मेहनत कीजिए इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। और आपका ख्वाब सिर्फ आपके बच्चे, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, अगली नस्ल को अच्छा छोड़कर जाना है। ऐसे के बाद आपकी दुनिया से जाने के बाद वो सवाब जारिया बने आपके लिए। तो ख्वाब देखिए बच्चों के, ख्वाब देखिए, ड्रीम्स। ये ख्वाब मत देखिए कि आपको ये चीज़ लेना है, शहर के प्राइम स्पॉट पे घर लेना है, एक 2 BHK होगा तो काफ़ी होगा। नहीं, बच्ची की शादी अच्छी हो गई तो बस हम फिर हज को जाके आ जाएंगे, ये ख्वाब नहीं। हम इतना कमा लेंगे तो फला हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद, ये ख्वाब नहीं। बच्चों के बारे में ख्वाब देखिए। और माँओं ने देखा इसे ख्वाब। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, उनके कई खुतबे मौजूद है जिसमें वो ये कहा करते, अल्लाह मेरी माँ पर रहम करे। आज मैं उनकी तरबियत का नतीजा हूँ। ऐसे मजलिसों में सहाबा के साथ बैठते थे, कहते अल्लाह मेरी माँ पर रहम करे, आज मैं उनकी तरबियत का नतीजा हूँ। एक सहाबी रसूल है, इनकी वालदा कौन थी? उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक, ये उनके बेटे हैं। तो अपनी माँ को दुआ करते। इनके वालिद तो कुफ्र की हालत में इंतकाल कर गए, तो माँ को दुआ कर देते। और मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ, बच्चा बाप के बनिस्बत माँ की अकीदे और माँ के तरीके पे होता, हमेशा याद रखिए। क्योंकि वो उससे फ़ायदा होता है, उसके पास रहता है कितने सालों तक। और आज भी आप देखिए, बाप को कुछ बात बोलना है तो माँ ही पोस्टपोन रहती। डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन बाप से है ही नहीं, है। बच्चे को कुछ बोल रहा है, बाप को कुछ बोल रहा है बच्चे से, तो तुम्हारे लाडले को बोल दो ऐसा है, तो माँ की बोलती है, अब्बा बोल रहे थे ऐसा है, तो लाडला बोलता जाओ उनको बोल दो मैं नहीं सुनता, तो अम्मी आके बोलते नहीं वो बोला कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो भी मसला है हमारे पास। तो माँ से कितनी नज़दीकी बच्चों की देखिए आप। तो माँ होने के नाते ख्वाब देखिए। ये सहाबी रसूल अपनी वालदा की तारीफ़ करते, कई मिसाल। तो आप अंदाज़ा लगाइए, माएँ औरतें वो ख्वाब देखती थी, क्योंकि औरतें तालीम से दूर है, तरबियत से दूर है, नतीजतन औलाद तालीम से दूर है, औलाद तरबियत से दूर है। तो आप जाग जाएगी, ख्वाब देखना चालू कर। हालात कैसे भी आ रहे हो, शौहर का ज़ुल्म, फलां का सितम, इसका वो, फलां का ऐसा, इनका फलां। आजकल अक्सर हमारे एजुकेटेड तबके में क्या हालत है, मालदार घरों में क्या हालत है, दिन भर सिर्फ फोन लगा हुआ, इधर से उधर बातें चल रही, इनका ऐसा हुआ, उनका वैसा हुआ, इनकी बच्ची भाग गई, उनके बच्चे ने भगा के ला लिया, पड़ोसी घरे बर्तन गिरे, मतलब बहुत मारा उसके शौहर ने उसको, फलां का ऐसा, तेरे को डाउट हो रहा है हराम का मारा, इन्होंने ऐसा करे तो क्या तमाशा है। इल्म, हुनर, फन, स्किल्स, दुनिया कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये कोई बात हो रही है क्या? जो कर रहा है तो लोग बोल बड़ी बुड्ढी आ गई, फलां हो गया, आलिमा आ गई, इस तरह बाजू करो। मजलिस में तो ग़ीबत चुगली होना चाहिए, ये कॉमन है। और मर्दों का हाल ये है कि वो शो ऑफ में लगे हुए हैं, इतना कमाया, इतना फला हो गया, इतना ये हो गया, जेब में हाथ, मुंह में पान, और दीवारों को अंदर फ्री फ्री काम हो जाए, जरूरत ही नहीं उसको। ये हालत है, याद रख, ये समाज की हालत। टैलेंट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सोच और समझ की सिर्फ कमी है। बस अब क्या करना है, खुद की मदद खुद करना है। वो 1.7% क्रिश्चियन कैसे कर रहे हैं, खुद की मदद खुद, पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। बस खुद की मदद खुद करो, हमें कोई हमको स्कीम और पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद इसको अपना पहली तरजीह बना ले, ये सबसे पहले, बाकी सब देखा जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सोच की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है बस, और इसको अहमियत देने की ज़रूरत है। तो जहाँ मैंने इल्म की और तालीम की बात की, तो यकीनन उसको एक तरफा मत दीजिए लेक्चर को कि यहाँ सिर्फ दुनियावी तालीम। मैं चाह रहा हूँ कि आप इल्म में आगे बढ़ें। दीनी इल्म में तो ज़ाहिर सी बात अव्वलन, और साइंस और टेक्नोलॉजी में खूब आगे बढ़े। ये अहमियत और बुनियादी चीज़ें, वालिदैन इस पर गौर करें, उम्मत के रहनुमा इस पर गौर करें, उम्मत के ज़िम्मेदारान इस पर गौर करें। हर आदमी जो असर रखता है, NGOs है, सोशल वर्कर्स है, पॉलिटिशियंस है, हमारे हर आदमी इसको प्रमोट करे। एजुकेशनल प्रमोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सारी चीज़ों में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिकल मामला भी हल हो जाएगा, पॉलिटिकल इशू भी हल हो जाएगा, सब हो जाएगा। एजुकेशनल इशू जब तक हल नहीं होगा, बाकी सारे मसाइल सिर्फ बढ़ते जाएंगे, सिर्फ बढ़ते जाएंगे। तो अब अपनी मदद हमको आप करना है और इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो पहले अवेयरनेस लाना है, सेकेंड अवेयरनेस के बाद अपने इंस्टीट्यूशंस खुद कायम करना है। पैसे वगैरह की बात हम डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिए। इसी तरह आप वो भी करके कुछ नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट स्कीम के लिए जाइए, प्राइवेट स्कीम से आजकल अवेलेबल है, वो भी ना होते याद रखिए। रिजर्वेशन डिमांड करें आप अपने कि हमें रिजर्वेशन सर्टन फीस में दिए जाए, और उसके बाद याद रखिए हम अपना एक गोल बना ले लाइफ का, नॉलेज को एक्वायर करना हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक का मकसद हम बना ले। तो फिर आप देखिए वही दौर, फिर गोल्डन एजेस आ जाएंगे
जिस गोल्डन एज की बात हम करते हैं, यूरोप उसको डार्क एजेस कहता है, लेकिन वो दुनिया का सबसे गोल्डन एज था, याद रखिए। और वो एज था जब मुसलमान इस दुनिया में हुकूमत कर रहे थे और साइंस और टेक्नोलॉजी में वो लीड कर रहे थे। और अरबिक वॉज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। अरबी जो है साइंस की ज़बान थी, साथ इंग्लिश है ना, वैसा वो साइंस की ज़बान थी। इस सबको बताया अगर आज साइंस में आगे बढ़ना है तो अरबी सीखने के बगैर कोई चारा नहीं होगा, याद रखिए। तो लिहाजा हमें ऐसी ज़रूरत बनना याद रखिए। तो ये चंद बातें थी, याद रखिए, जो मैंने मुनासिब समझी यहाँ जो मजमा बैठा था उसके सामने पेश करूँ, ताकि एक तालीमी बेदारी आई और तालीम में हम आगे बढ़े, तालीमी इदारों को कायम करें और तालीम का शऊर कम अज़ कम हासिल करें और दुनिया को वो देने की कोशिश करें जिस मकसद से रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ भेजा था। हम अल्लाह का कलाम भी अगर दूसरों को सुनाएंगे और हम खुद जाहिल है तो वो क्या बोलेंगे, भाई अपनी कौम को पहले पढ़ा दो ये किताब अल्लाह की, अगर तुम लोग ही समझ जाओ सुधर जाओ तो फिर हम तक आ जाना। कितनी अजीब बात। हम उस किताब को थामने वाले हैं जिसकी शुरुआत इक़रा से हुई। किताब खुद एक दलील है कि हमको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, तो लिहाजा हम उस किताब को थामें और दुनिया के सामने उसको पैगाम को रखें, दीन में भी आगे बढ़े, दुनिया में भी हम बिल्कुल पीछे ना रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिर में दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें इल्म हासिल करने वाला और उस पर अमल करने वाले बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा खोया हुआ जो वक़ार था उसे वापस लौटा दे, उम्मत मुस्लिमा से जहालत को दूर कर दे, हमें फिर से इनके मीनार जो बना दे, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। खात्मा ईमान पर होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।